Good morning everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher, and today we will continue our 15th chapter, Some Natural Phenomena. In this chapter we have learned about the lightning and the earthquakes. Earthquakes के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि what is an earthquake and how it is caused. Means earthquake क्या होता है और क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से earthquakes आते हैं. ओके बट क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं अभी भी इस चीज के लिए बिल्कुल श्योर नहीं है कि अर्थक्वेक्स कब आएगा और कितने टाइम के बाद ये आएगा. ठीक है, तो मीन्स हमें पहले से हम इसके लिए सेफ्टी मेजर्स नहीं ले सकते कि हमें पता ही नहीं होता कि अर्थक्वेक कब आने वाला है. ओके बट क्या कारण है उस अर्थक्वेक के ये हमें अभी पता चल चुका है ना. मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे आपको बताया था कि जो अपर आउटर जो लेयर होती है क्रस्ट वो क्या होती है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड्स होती है जिनको प्लेट्स कहते हैं. और इन प्लेट्स के बीच में जब कोलिजन होता है एकदम शार्पली, जब ये एक दूसरे को स्लाइड करती हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और उससे क्या बोलती हैं, सिस्मिक वेव्स आती हैं. और ये सिस्मिक वेव्स क्या करती हैं, अर्थक्वेक्स का कारण बनती हैं. ओके तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, इफ साइंटिस्ट नो so much about earthquakes, can they also predict when and where the next one will strike? अगर साइंटिस्ट अर्थक्वेक के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं तो अगर जानते तो वो बता सकते हैं कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब और कहाँ आएगा. Although we know for sure what causes an earthquake. ठीक है, मीन्स हम ये तो हमें पता है कि अर्थक्वेक क्यों आता है. It is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. बट ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि नेक्स्ट जो अर्थक्वेक है वो कब और कहाँ आएगा. ओके आई रीड समवेयर व्हाट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड आल्सो कॉज ट्रेमर्स. ठीक है, मीन्स इन प्लेट्स की वजह से तो आता ही है अर्थक्वेक, बाकी इसके अलावा क्या और भी कोई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं. ठीक है, सम अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन मीन्स अंडरग्राउंड क्या होते हैं, कुछ एक्सप्लोजन्स होते हैं जिनकी वजह से भी क्या आ सकता है, अर्थक्वेक्स आ सकता है. ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो भी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स. ठीक है, वोल्केनो होता है ना, ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, उस टाइम भी क्या होता है, अर्थक्वेक्स आ सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ वोल्केनो इरप्ट्स होते हैं. और हम मेटियोर हिट्स द अर्थ, मेटियोर्स होते हैं ना, मेटियोरॉइड्स जो होते हैं, जब वो अर्थ पर आकर अगर गिरते हैं, अर्थ को हिट करते हैं तो भी अर्थक्वेक आ सकता है. और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट. ओके, और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो भी वो उस टाइम भी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक्स आ सकता है. ओके तो ये और भी थोड़े रीजन हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स आता है. However, most earthquakes are caused by the movement of Earth's plates. लेकिन मोस्टली जो अर्थक्वेक्स है वो कब आते हैं, अर्थ प्लेट्स के मूवमेंट के कारण आते हैं. ओके, सिंस अर्थक्वेक्स आर caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. मीन्स बाउंड्रीज जो होती है इन प्लेट्स की, वहां वो जो एरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक जोन्स होते हैं वो, और वहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं. ठीक है, जो जैसे मैंने आपको बताया था, प्लेट्स जो होती हैं उसकी एजेस में जो कॉर्नर्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं. ठीक है, तो ऐसे प्लेसेस जो उस रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है, तो वो कैसे जोन कहलाते हैं, वीक जोन्स होते हैं, मीन्स कमजोर होते हैं वो जगह, और वहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं. The weak zones are also known as seismic or fault zones. और उस जोन्स को क्या बोलते हैं, सिस्मिक जोन्स या फॉल्ट जोन्स कहते हैं, जहां पर मोस्टली अर्थक्वेक्स आते हैं. In India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of Northeast, Rann of Kutch, Rajasthan and the Indo-Gangetic Plain. ठीक है, ये सब जो ऐसी जगह हैं जहां पर मोस्टली अर्थक्वेक्स आते हैं. Some areas of South India also fall in the danger zone. ठीक है, कुछ ऐसा साउथ का जो भी कुछ पार्ट है जहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं. देखिए इस तरह से इसमें प्लेट्स दिखाई है, इंडियन प्लेट्स मीन्स जो अंदर है, ये दिख रही है आपको, बाउंड्रीज यहाँ नजर आ रही है ना, तो ये है कि ये है यूरेशियन प्लेट. ठीक है,
तो ये ऐसी जगह है जहां पर अर्थक्वेक मोस्टली आते हैं। ओके, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड और अ स्केल कॉल्ड द रिक्टर स्केल। ठीक है, मीन्स अर्थक्वेक की पावर कितनी होगी, कितनी स्ट्रांगली अर्थक्वेक आ रहा है, उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, रिएक्टर स्केल के अंदर हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, रियली destructive earthquakes have magnitudes higher than 7 on the Richter scale। ठीक है, ऐसे earthquakes जिनका रिएक्टर स्केल कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है, वो कैसे होते हैं, डेंजरस होते हैं। बोथ भुज एंड कश्मीर earthquakes had magnitudes greater than 7.5। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने जो earthquakes के बारे में बात की थी, दो है ना, 8 अक्टूबर को आया था और एक 26 जनवरी को जो आया था, भुज और कच्छ में जो आए थे, सॉरी भुज एंड कश्मीर में जो आए थे, तो उन अर्थक्वेक्स का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 7.5 था। ठीक है, 7 पर आते ही अर्थक्वेक्स ऐसे हो जाते हैं, थोड़े डेंजरस हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं, और उनका तो और भी ज्यादा था, कितना था, 7.5। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने स्ट्रांगली वो अर्थक्वेक्स आए थे और उन्होंने कितना डैमेज किया था। ये है अर्थ एपिसेंटर, दिख रहा है ये एपिसेंटर, मीन्स जहां से अर्थक्वेक्स सिस्मिक वेव्स बनती हैं, और ये दिख रही है, ये इस तरह से ये जो लाइंस, रेड लाइन जा रही है, ये है सिस्मिक वेव्स। ये एपिसेंटर होता है, मीन्स अर्थक्वेक का सेंटर पॉइंट आप इसको कह सकते हैं ना। और यहाँ सिस्मिक वेव्स इस ऊपर की तरफ आई, और ये है अर्थ का सरफेस, तो ये क्या हो जाता है, ये फोकस कह सकते हो आप, तरीके सेंट्रल फोकस होता है ये अर्थक्वेक का। और इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की जो सरफेस है, इस पर क्या होता है, वेव्स चलकर ऊपर की तरफ आती हैं, और जिससे क्या हो जाता है, ये अर्थक्वेक होते हैं ऊपर की तरफ, फर्स्ट जो लेयर होती है ना, आउटर मोस्ट क्रस्ट, वहां पर। ठीक है, द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ट्रेमर्स मैंने पहले भी आपको बताया, सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं, आती हैं। These are called seismic waves, उनको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। ठीक है, ऐसी वेव्स जो कहाँ बनती हैं, अर्थक्वेक के दौरान जो वेव्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये है एक सिस्मोग्राफ, एक इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट है जिस पर क्या किया जाता है, उसको, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, किसको रिकॉर्ड करता है, ये उन वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए कि वेव्स कितनी स्ट्रांगली आ रही हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और अ पेंडुलम। ठीक है, एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है और एक क्या होता है, वाइब्रेटिंग रॉड, ये दिख रही है स्ट्रिंग, और एक ये होता है पेंडुलम वाइब्रेटिंग, ये बीच में जो दिख रहा है ना, रोटेटिंग ड्रम, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से क्या लटकाया हुआ है, एक पेंडुलम यहाँ पर लटकाया हुआ है, ये सपोर्ट के लिए यहाँ लगा दिया है स्टैंड। और ये क्या है, एक रोटेटिंग ड्रम है जिसके ऊपर व्हाइट पेपर को इसके ऊपर ठीक है, इस तरीके से रैप कर दिया है ना। और यहाँ पेंडुलम पे क्या लगा हुआ है, एक पेन लगा हुआ है, अटैच हो रखा है इससे एक पेन। जब भी क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं तो ये ड्रम जो है ये रोटेट करने लगता है, और ये जो पेंडुलम है इससे इसके जो पेपर लगा हुआ है इसके ऊपर इस तरीके से दिख रही है आपको, लाइंस बनने लग जाती है, और इन लाइंस को रीड करके हम पता लगा सकते हैं कि वेव्स कितनी स्ट्रांगली हैं और कितना ज्यादा स्ट्रांग ये अर्थक्वेक है। ओके, इसमें देखिए, विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। ठीक है, ये पेंडुलम है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो ये वाइब्रेट होने लग जाता है। अ पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, इसके साथ एक पेन अटैच होता है यहाँ पर। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर व्हिच मूव्स अंडर इट, इसके नीचे जो अंदर ये मूव कर रहा है पेपर, इसके ऊपर इसको ये पेन से वेव्स बनाता है। By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake as shown in figure 15.14. ठीक है, they can also estimate its power to cause destruction. ओके, और इससे हमें पता चल जाता है कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है ये, और कितना डिस्ट्रक्शन इससे होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, कि अर्थक्वेक से हम किस तरीके से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। We know from the earlier pages that earthquakes cannot be predicted. अर्थक्वेक कैसे हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से हम नहीं बता सकते उसके बारे में। We have also seen that they can be highly destructive
It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. ओके तो इसलिए बहुत ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस टाइम क्या करें, कुछ प्रिकॉशंस लें जो ज़रूरी होती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स, ऐसे पीपल जो सिस्मिक जोन्स में रहते हैं, मीन्स वीक जोन्स या फॉल्ट जोन्स जो होते हैं जहां मोस्टली अर्थक्वेक्स आते हैं, वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर, उन्हें स्पेशली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन्स शुड बी सो डिजाइन्ड दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रेमर्स. ओके सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है इसमें, जो बिल्डिंग्स वहां बनाई जाती हैं वो ऐसी हों कि मेजर ट्रेमर्स मीन्स अगर बहुत ज़्यादा हार्मफुल या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी अगर आता है तो वो खड़ी रहे, मीन्स गिरे ना. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स भी कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिससे अर्थक्वेक्स पे वो गिरे नहीं, अपनी जगह पे स्ट्रांगली खड़ी रहे. ओके मॉडर्न बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, जो अब नई मॉडर्न जो बिल्डिंग्स बन रही हैं टेक्नोलॉजी से जो बन रही है उसमें ये चीज पॉसिबल हो सकती है. इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज क्वैक सेफ, है ना. मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जो कैसा हो, क्वैक सेफ, मीन्स क्वैक से अर्थक्वैक से उसको बचा सके. कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स. ठीक है क्वालिफाइड जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं ना बिल्डिंग का, उनको बोलते हैं आर्किटेक्चर्स. एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, इंजीनियर्स जो उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शंस मटेरियल. ओके ऐसे जहां पर जो सिस्मिक एरियाज होते हैं वहां पर बिल्डिंग के लिए क्या यूज करना, मड और टिम्बर. टिम्बर होती है मीन्स लकड़ी जिसको हम कहते हैं ना, वुड, उसका यूज करना ज्यादा मतलब ज्यादा होना चाहिए बजाय किसके, हैवी कंस्ट्रक्शन. जो चीजें हैवी होती हैं, हैवी मटेरियल के बजाय हल्की जो चीजें होती हैं उसका यूज करना चाहिए. कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, जो रूफ्स होती हैं उनको भी बहुत लाइट रखें, हल्का रखें. इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी. द स्ट्रक्चर्स अगर गिर भी जाती है तो उस स्ट्रक्चर से जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा नहीं हो. कि अगर मटेरियल हम बहुत हैवी यूज करेंगे तो वो बिल्डिंग अब जब गिरेगी अर्थक्वेक में, तो बिल्डिंग जहां भी गिरेगी, जिस भी चीज के ऊपर गिरेगी तो उसको भी क्या पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, हैवी होगी. अगर लाइट मटेरियल की बनी हुई है तो वो बिल्डिंग इतना डैमेज नहीं पहुंचाएगी अगर वो गिर भी गई तो. ठीक है तो इसीलिए इसे कैसे बनाते हैं, हैवी मटेरियल से नहीं बनाते, लाइट मटेरियल से बनाते हैं. It is better if the cupboards and shelves are fixed to the walls so that they do not fall easily. Cupboards होती हैं और shelves होती हैं वो कहाँ हो, वॉल के अंदर ही फिक्स हो. ठीक है अलग से नहीं हो जिससे वो इजीली नहीं गिरे. Be careful where you hang wall clocks, photo frames, water heaters, etc. ठीक है गीजर्स होते हैं जैसे और वो क्लॉक्स होती हैं, कहाँ हम उन्हें हैंग कर रहे हैं वो इसके लिए भी हम थोड़ा केयरफुल रहें. So that in the event of earthquake they do not fall on people, कि वो लोगों के ऊपर नहीं गिरे, जो घर में जो लोग रहते हैं तो ऐसी जगह पर उन्हें हैंग करें. Since some buildings may catch fire due to an earthquake, earthquake से क्या हो सकता है, फायर भी लग सकती है. earthquake की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वायर्स डैमेज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ क्या हो सकता है, फायर भी लग सकती है. So it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order. ठीक है तो वहां पर क्या इक्विपमेंट्स लगे होने चाहिए, कैसे, फायर फाइटिंग, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं आपने बहुत बिल्डिंग्स में ऑफिसेज के अंदर देखा भी होगा. ठीक है एक छोटे से ऐसे सिलेंडर टाइप रखे रहते हैं, उसके अंदर CO2 गैस फिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है, जो क्या होगी, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है. आप जानते ही हैं CO2 जो होती है वो आग को बुझाने का काम करती है ना, तो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है CO2. ठीक है तो ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, ऐसी जगहों पर हमेशा बिल्डिंग में क्या रखें, फायर एक्सटिंग्विशर या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए और वो वर्किंग होने चाहिए. बीच बीच में उनका क्या मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके द सेंट्रल बिल्डिंग Research Institute, Roorkee has developed know-how to make quake-resistant houses. ठीक है
जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, ठीक है, उसने एक डेवलप किया है एक इस तरह का क्वेक रेसिस्टेंट हाउस। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, ये थी बिल्डिंग कि हमें किस तरह से बिल्डिंग बनानी चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, घर के अंदर किस तरीके से हमें रहना चाहिए। अब है कि हमें किस तरीके से और प्रोटेक्शन हम घर के अंदर ले सकते हैं। इफ यू आर एट होम, यदि हम घर में हैं, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। ठीक है, अगर हम घर के अंदर हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो शेल्टर कहाँ ले हम, टेबल या जो चेयर होती है उसके नीचे, क्योंकि वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, सेफ, थोड़े सेफ प्लेस होते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग गिरी तो हमारे मतलब कवर्ड एरिया के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं, है ना, उसके नीचे हमें शेल्टर लेनी है, तो एक टेबल के नीचे या चेयर के नीचे हम शेल्टर ले सकते हैं जब तक कि शेकिंग स्टॉप, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है सरफेस का वो रुक नहीं जाता, जब तक हम उसके अंदर शेल्टर ले सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। ओके, मीन्स जो टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी हमें दूर रहना है, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही गिर सकते हैं। इफ यू आर इन बेड, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। और अगर आप बेड पर हैं, सो रहे हैं, तो उठे नहीं, ठीक है, लेटे ही रहें, और एक जो पिलो है, पिलो से अपने हेड को क्या कर ले, प्रोटेक्ट कर ले। ओके, नेक्स्ट है इफ यू आर आउटडोर। अभी तो था हम इंडोर है, मीन्स अपने होम के अंदर हैं। अगर हम आउटडोर हैं, घर के बाहर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स, ड्रॉप टू द ग्राउंड। ओके, ड्रॉप टू द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड पर क्या होए, बैठ जाए, है ना। तो और क्या करें कि ऐसी चीजों से दूर रहे, मीन्स जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, या ओवरहेड पावर लाइंस जो होती हैं, पावर लाइंस अगर आपके ऊपर से कहीं से जा रही हैं, तो उससे भी थोड़ा दूर हटके हम खड़े हो जाएं। इफ यू आर इन अ कार और अ बस, और यदि हम कार और बस के अंदर हैं, तो डू नॉट कम आउट, उससे बाहर नहीं आना है। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट। ड्राइवर को क्या बोले कि स्लोली, धीरे धीरे ड्राइव करके एक क्लियर स्पॉट की तरफ चले जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप, जब तक बाहर नहीं आना है जब तक कि ट्रेमर रुक नहीं जाता। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था। ओके, इस चैप्टर में हमने लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा कि लाइटनिंग किस तरीके से होती है, क्या कारण होते हैं, और क्या प्रिकॉशंस उस टाइम हमें रखनी चाहिए, और सेम हमने अर्थक्वेक के बारे में भी पढ़ा। ओके, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगी। ओके, तब तक चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो फोन करके या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, so we will meet in the next video, the question answers. So till then, goodbye and take care.